हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। गाइस, इसका हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया हुआ है। ये केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, जिसमें हमने आपको 14 क्वेश्चंस करा दिए थे। ओके, 41 तक करा दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 42 से चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चंस भी आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर था 42। द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सोडियम दिया हुआ है, तो हम अगर इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिख ले, सोडियम 11 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम 12 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, और जो सिलिकॉन होता है वो 14 होता है। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, सोडियम का मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का भी इसी तरह से लिख लेंगे, 2p6 एंड 3s2। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, 2p6 एंड 3s2 3p1। सिलिकॉन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो हमसे पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या पूछा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उसी ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि जब पीरियोडिक टेबल में ये क्या है, लेफ़्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि सोडियम से लेकर के जब हम सिलिकॉन की तरफ बढ़ेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। और पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती जाती है। तो यहाँ पे भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। बट देख लेंगे कहीं एक्सेप्शन तो नहीं है। तो अगर आना तो चाहिए ये कि सोडियम का सबसे कम होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है उसका ये जो आउटर सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड है। जब फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड की बात आएगी तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। दैट मीन्स कि उसका जाहिर सी बात है कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, किससे, एल्यूमिनियम से। तो आना तो ये चाहिए था, बट एक्सेप्शनली आता क्या है, सोडियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है, किससे, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, और फिर किसका होगा, सिलिकॉन का होगा। यानी कि जो रियल ट्रेंड होगा वो हो जाएगा सोडियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सिलिकॉन का। इन दोनों में से जो भी इसमें ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एफिशिएंट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर ए नेगेटिवली चार्ज सस्पेंशन इज। तो आपने पढ़ा होगा कोलाइडल सोल्यूशन में हार्डी-सूज़े रूल, ठीक है। हार्डी-सूज़े रूल कहता है प्रेसिपिटेटिंग पावर उसी कैटायन का ज़्यादा होगा किसी एनायन यानी किसी नेगेटिवली चार्ज के लिए जिस पे चार्ज क्या हो, जिस पे चार्ज सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ जब हम चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज आता है, पोटेशियम पे प्लस होता है, यहाँ पे भी पोटेशियम ही है, और यहाँ पे सोडियम है, ठीक है। तो सबसे चार्ज ज़्यादा एल्यूमिनियम पे है, तो इसका कोगुलेटिंग पावर या प्रेसिपिटेटिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव CC बॉन्ड ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे आप चारों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। ये जो नेप्थलीन है इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं है, बाकी सब में जो है डबल बॉन्ड क्या है, CC बॉन्ड जो क्या है, इक्वल लेंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन टू द राइट। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, कह रहा है इसमें से वो कौन सा करेक्ट कंडीशन है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो राइट डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक है, ठीक है। प्लस हीट लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ से हीट क्या हो रही है, निकल रही है, हीट निकल रही है, दैट मीन्स कि एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम यानी कि राइट डायरेक्शन में, तो हमें अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। अगर यही एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट अगर यहाँ से क्या होती है, हीट इसमें अगर इन्वॉल्व हो रही देना पड़ता हमें, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती। बाकी भी ऑप्शन है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ये भी गलत हो जाएगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो आप ये देख लेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम एंड द करस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर वेट आर गिवन फॉर द सेवरल सब्सटेंस। यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं। पूछा क्या है, द टू सब्सटेंसेस हैविंग द सेम मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसमें से ऐसे दो कौन से सब्सटेंस हैं जिनमें मोलर इंथैल्पी का फ्यूजन जो है वो सेम होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम। ये हीट जिसका सेम होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, ये हीट जिसका सेम होगा, किसका सेम होगा, वही ऑप्शन आपसे पूछा है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न दे रखा है, ये डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न दे रखा है, इसी में क्या करेंगे, उसके मास से ये जो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जब पहले में ये जब डेल्टा एच को इसके डेल्टा एम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 320 मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5760 वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब आप 180 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3600 आएगा। 360 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10800 आएगा। 180 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10800 वैल्यू आएगी। फिर आप 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 1 मिनट, ओके 180 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5400। तो हमसे पूछा क्या है, सेम मोलर इंथैल्पी किसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1800 1800, यानी सी और डी की जो इंथैल्पी है वो क्या है, सेम है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे, सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड ही हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से फार्मूलों का रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे प्रिंट सही नहीं है, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यील्ड्स 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू। अब आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी Cl माइनस आयन है उनका नंबर कितना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया, तो ये कंपाउंड आप 1 मिनट के लिए यहाँ लिख लेंगे। क्या है, कोबाल्ट है और NH3 का होल 5 Cl3, लेकिन इसमें आपको पता नहीं है कि इस क्लोरीन में कितने आयोनाइजेबल हैं और कितने आयोनाइजेबल नहीं है, यानी कि नॉन आयोनाइजेबल हैं। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर्स थियरी पढ़ा होगा। वर्नर्स थियरी में वर्नर ने अपने थियरी में बताया कि दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर को उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी कहा। सेकेंडरी वैलेंसी को उन्होंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने क्लोरीन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने क्लोरीन है। जो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, यानी कि सेकेंडरी टाइप का वैलेंसी होता है। और जो स्फीयर के बाहर होगा वही क्या होगा, आयोनाइजेबल होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जब हम AgCl से सिल्वर नाइट्रेट से इसको हम ट्रीट करते हैं तो 2 मोल ऑफ AgCl मिलता है हमें। तो 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, यानी कि 2 क्लोरीन ऐसे हैं जो आयोनाइजेबल है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो यानी कितने, 3 में से 2 क्लोरीन बाहर है, तो कितना क्लोरीन बचा, 1, यानी कि तब 1 क्लोरीन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो वही पूछ रहा है, द नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज, तो कितना हुआ, 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A 47 का
जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ए इज़ इतना। ठीक है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि पी ए, ये फार्मूला बेस्ड है, ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है 0.80 एटमॉस्फियर। व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बी इज एडेड, नॉन वोलाटाइल का मान लीजिए वेपर प्रेशर है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है बी, टू द सॉल्वेंट एडेड, इट्स वेपर प्रेशर ड्रॉप टू 0.60 एटमॉस्फियर। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज द एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, इससे रिलेटेड फार्मूला होता है एक्स बी इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आप इस फॉर्मूले पे रख के इन सारे वैल्यूज़ को रख के आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.25। तो आप इसे खुद सॉल्व करके देख लेंगे, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, सिंपली फार्मूले पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an aqueous solution, 1 minute, an aqueous solution boils at 100.50 degree Celsius. The freezing point of the solution is, solution का freezing point आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि TB आपको दिया हुआ है 100.5 बोल रहा है, 100.50 डिग्री सेल्सियस आएगा, 50 सेल्सियस आएगा, और आपसे TF की वैल्यू पूछा है। इसमें भी आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। KB और KF की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार फार्मूला मैं बता देती हूँ, उसको आप यहाँ पे रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जो होता है, अगर हम KB का लिखें, KB का जो फार्मूला होता है, इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं KB को। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है R इंटू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई TB पे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H वेपोराइजेशन। ठीक है, ये KB का फार्मूला होता है। और अगर KF का फार्मूला देखें तो ये भी ऐसे ही होता है, R इंटू M इंटू यहाँ पे TF हो जाता है, TF पे स्क्वायर 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा था, यहाँ पे डेल्टा कौन सा होगा, फ्यूज़न का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम यहाँ कर देंगे TB बाई TF करेंगे तो क्या आ जाएगा, TB बाई TF कर दिया। तो ये देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं जो सेम है, इसको हम यहीं कट कर देंगे। अदर सिंपली कह सकते हैं हम इसको, अगर डिवाइड कर दें आपस में तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, R से R कट जाएगा, ये M 1000 ये भी कट जाएगा। ठीक है, और डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इन सब में क्या है, सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो बचेगा क्या, TB पे स्क्वायर बाई TF पे स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका KB और KF, KB बाई हो जाएगा आपका KF। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे रख करके जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला है -1.82 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसे। ये कैलकुलेशन बहुत लंबा है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसमें। आई थिंक पेपर पिछली बार 2018 का पेपर बहुत ही लेंथी था, बहुत ही कैलकुलेटिव था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन छोटे से 2 लाइन के थे बहुत ही कैलकुलेटिव थे, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओर कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए, जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है वो सल्फ़र वाले जो ओर्स होते हैं, सल्फ़र ओर के लिए ही यूज़ होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसमें जो ओर जो है सल्फाइड ओर नहीं होगा, उसको फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से हम उसका एक्सट्रैक्शन, उसका कंसंट्रेशन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कॉपर पायराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CuFeS2। ठीक है, जिंक ब्लेंड होता है जिंक S। ठीक है, सिनेबार होता है मरकरी का, और होता है HGS, और एक है कैलामाइन। कैलामाइन जो होता है वो जिंक का ही
और होता है, लेकिन ये क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में सल्फ़र है, यानी कि ये सल्फाइड और हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से हो जाएगा, बट जिंक कार्बोनेट सल्फ़र और नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज एसिड रेन। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, एसिड रेन कॉज कौन नहीं करता है। एसिड रेन क्या होती है, जब ये ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, जब ये ऑक्साइड जो रेन वाटर है यानी कि वाटर के साथ मिलके क्या करते हैं, एसिड बना देते हैं। और ये जो एसिड बनता है वो करोसिव नेचर का होता है, यानी कि हार्मफुल होता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे क्या करता है, एसिडिक प्रोसेस करके करोसिवनेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो सिंपली है कि एसिड जो रेन है, रेन वाटर के साथ ही ऑक्साइड मिल करके क्या बना देते हैं, एसिड्स। तो इसमें कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड नहीं बनाएगा, तो इसमें जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड है, वो भी एसिड बनाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से लेकर के सबसे पहले सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फिर ये वाटर जो रेन वाटर है उसके साथ मिल करके एसिड बनाता है। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो कि इसमें क्या कहलाएगा, ये एसिड, काइंड ऑफ एसिड रेन हो जाएगा। इसी तरह से NO हो गया, NO2 हो गया, ये सब भी एसिड रेन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे NO2 भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NO3 एटमॉस्फेयर, जब ये रेन होता है, रेन के वाटर के साथ मिल करके एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड रेन वाटर के साथ ये जो नाइट्रेट या सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलके ये एसिड्स बनाती है, करोसिव नेचर के होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो NO2 भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ पे मीथेन नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मीथेन एक नेचुरल गैस है। ठीक है, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन विल ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन इसमें से है जो काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यहाँ पे सब नाइट्रोजन कंपाउंड ही हैं, तो जिस नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे कम होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सिंस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो यहाँ पे जो NO2 है, सॉरी यहाँ पे जो NO2 है या N2, इन सब के हम आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा, आप सबके अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, N2O5 में जब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आता है आपका +5 आएगा। NO2 का निकालेंगे नाइट्रोजन में तो ये आपका +4 आएगा। HNO2 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा आपका +3, और NH3 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आता है, +3 आता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये जो HNO2 होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बारे में स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है। इट इज़ डस्टी जोन कंटेनिंग एयर मच वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रोपोस्फियर एयर एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात तो डस्टी जोन होता है, उसी में एयर होता है। ठीक है, इट इज़ लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट है। इट इज़ ए रीजन इन विच ह्यूमन बीइंग अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गेनिज्म लिव, करेक्ट है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ ओजोन दैट इज कट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसिनल डाई हैलाइड्स रिएक्ट विथ मेटल M टू यील्ड एल्कीन। यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड दिया हुआ है, और ये विसिनल डाई हैलाइड है। जब एडजेसेंट कार्बन पे ही हैलाइड लगे होते हैं उनको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। जब सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विसिनल डाई हैलाइड है वो हो जाएगा ये। तो पूछ रहा है मेटल कौन सा होगा, तो ये जो मेटल एल्कीन में कन्वर्ट करता है वो होता है मेटल ए, जिंक। ठीक है, जिंक जो होता है वो विसिनल डाई हैलाइड्स को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग्स द फॉलोइंग द इसेंशियल अमीनो एसिड इज।
इन सभी में इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, ठीक है। तो आप उसे रट लेंगे कौन से इसेंशियल और कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, लाइसिन जो होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीज। ये +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो होता है आपका ऑस्मियम, और वो शो करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है सुक्रोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। इट इज़ डाइसैकेराइड, करेक्ट है। इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर, ये इनकरेक्ट है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, ये भी करेक्ट है। इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे है, कार्बन अकर इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ एटम of which 98.9% have a mass of 12 and the remaining have mass of 13. The atomic weight of carbon is, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा। इसको एक सिंपल सा सोल्यूशन बता देते हैं, उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे इसे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन जो मिक्सचर है, उसमें कार्बन कितना है 98.9% है, ठीक है। तो जो बचा हुआ मिक्सचर है, जो मिक्सचर में जो कार्बन है वो कितना है 98.9 है। तो जो बचा हुआ मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर है, उसमें कितना हो जाएगा। तो सिंपली 100 माइनस 98.9 कर देंगे तो ये 1.1% आएगा रिमेनिंग मिक्सचर का, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। अब मास ऑफ कार्बन कितना, मास ऑफ कार्बन आपको पता है कितना होता है 12 होता है। तो यानी कि 98.9% में जो कार्बन है उसका मास कितना है 12 है। और जो रिमेनिंग मिक्सचर है तब उसका रिमेनिंग मास क्या हो जाएगा 13। क्या हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे रिमेनिंग मास दिया हुआ है आपको 13। रिमेनिंग मिक्सचर हमने निकाल लिया 1.1%। अब इसी को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं कार्बन का जो एटॉमिक मास है, ठीक है। एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। तो इसके लिए जो है लगा लेंगे अपना, जोड़ देंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, मिक्सचर का और सिर्फ कार्बन का एवरेज निकाल लेंगे तो हमें वहाँ से कार्बन का मास पता चल जाएगा। तो 98.9 डिवाइडेड, सिंस परसेंटेज में ना तो 100 से डिवाइड कर देंगे। प्लस मास कितना आया कार्बन का 12 था, प्लस कर लेंगे मिक्सचर का कितना था 1.1, तो इसे 1.1 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस मास कितना दिया था मिक्सचर का 13। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल मास निकल के आएगा वो आएगा आपका 12.011, ठीक है। तो इसी को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH at which 1.10⁻³ मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर है उसका ये सोल्यूशन है विथ KB इतना चेंजेस कलर। KB किसका होता है, KB दिया होता है बेस का, यानी कि ये बेस का सोल्यूशन में मोलैरिटी दिया हुआ है तो उससे हम निकाल लेंगे KB, यानी कि बेस का, यानी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10⁻10 दिया हुआ है। अगर Ka लिखा रहता है तो हम इसका मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो सिंपली इसको हम फॉर्मूले से रख के निकाल सकते हैं। पहले हम POH निकाल लेंगे। POH क्या होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो माइनस लॉग 10⁻10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, सिंस ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 log 1, log 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि वैल्यू कितनी आई 10। POH की वैल्यू कितनी आई 10, लेकिन हमें क्या चाहिए pH चाहिए। तो आपको पता है pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है। तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 10 करेंगे तो pH आ जाएगा हमारा 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो मे बी अब तो लेवल और अपग्रेड हो गया हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सिंपल भी है कुछ नहीं भी है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो लेवल है यानी इसका जो सिलेबस है, अगर आप जो इंटरमीडिएट का जो CBSE यानी कि जो NCERT की बुक सिर्फ आप अच्छे से पढ़ जाइए तो एक भी क्वेश्चन इसके बाहर
नहीं आएगा, सब इसी के अंदर से ही आएगा, 12th लेवल का ही आता है, ठीक है। और इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ 11th और 12th का NCERT सिर्फ केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ जाइए, वो आपके KVS PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड हैज़ ए स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब कॉर्नर। क्यूब कॉर्नर पे है, W कहाँ है, क्यूब के कॉर्नर पे है। और ऑफ द यूनिट सेल O एटम आर लोकेटेड एट द क्यूब एज। O एटम्स कहाँ पे हैं, क्यूब एजेस पे हैं, सेंटर। एंड सोडियम एट Na एटम्स एट द क्यूब सेंटर्स। Na कहाँ है, क्यूब सेंटर, जिसको हम बॉडी सेंटर भी कहते हैं। द फॉर्मूला पूछा है। क्यूब कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, 8 कॉर्नर्स होते हैं टोटल। और जो 8 कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे जो एक एटम होता है वो 1/8 होता है, 8th पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। आप इसे डिटेल में थ्योरीज क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आप वहाँ पाएंगे कि जो एक एटम होता है वो 1/8 पार्ट क्या करता है, अपना शेयर करता है। तो यहाँ से 1/8 करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि W का जो फॉर्मूला आएगा वो 1 आएगा। ऑक्सीजन है, क्यूब एजेस, एजेस कितने होते हैं, टोटल 14 एजेस होते हैं। और एक एज पे पड़ा हुआ एटम कितने शेयर करता है अपना पार्ट, तो वो 1/4 पार्ट अपना शेयर करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, सॉरी एजेस 12 होते हैं, 14 नहीं होते। एजेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, किसी क्यूब में 12 एजेस होते हैं। तो ये कट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्यूब सेंटर पे एक ही होता है, कोई भी क्यूब है, ठीक है, कोई भी आपका क्यूब है तो उसके क्यूब में सिर्फ एक ही एटम होता है जो शेयर करता है, और वो पूरे क्यूब के साथ शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इसके बारे में डिटेल में अपनी थ्योरी क्लास में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको इतना समझिए कि जो यहाँ पे क्यूब कॉर्नर है, सिर्फ एक क्यूब को हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, एक क्यूब को लेके चल रहे हैं। तो एक क्यूब में कॉर्नर जो होते हैं 8 होते हैं, बॉडी सेंटर 1 होता है, एजेस जो होते हैं 12 होते हैं, फेसेस जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसे कैलकुलेट करते हैं। और इस क्यूब में अब इस कॉर्नर पे जो एटम है उसका कितना पार्ट इस क्यूब में शेयर हो रहा है, तो अगर कॉर्नर पे है तो 1/8 पार्ट शेयर होगा, अगर वो एजेस पे है तो 1/4 पार्ट शेयर होगा, बॉडी सेंटर में है तो वो पूरा का पूरा उसी क्यूब का है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा W एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 3 है तो 3 लिख लेते हैं। Na कितना है, Na है 1, ठीक है। तो मिला लेते हैं, इसी के हिसाब से लिख लेते हैं NaWO3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन B, NaWO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट कायरल। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड है जो कायरल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सबको चेक कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, 1-क्लोरोपेंटेन। ये कायरल नहीं है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों बॉन्ड पे ये सारे के सारे अलग अलग ही एटम्स लगे हों, ठीक है। ये चारों क्या होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो, तो भी ये क्या कहलाएगा, कायरल। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज। डेल्टा G और K में जो रिलेशन होता है पूछा है आपका। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन C, स्टैंडर्ड डेल्टा G -2.303 RT log K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इग्नाइट सो दैट वाटर इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। ये बनता है, इसको द अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। करेक्ट आंसर है इसका B, 113 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO में कह रहा है जो बॉन्डिंग है CO में, तो उसमें कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। अगर हम इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास 4 होता है, ठीक है। अब जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये ऑक्सीजन शेयर कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, जो है
कार्बन का, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बट कार्बन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्डिंग बनेगा ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो शेयरिंग कितने की हुई, दोनों के बीच में मेनली शेयरिंग कितने की हुई, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की हुई, ठीक है। ये सिर्फ इसने शेयर किया है, इसने ऑक्सीजन ने शेयर नहीं किया है सिर्फ, ठीक है। जनरली जो बॉन्डिंग आती है वो इस टाइप की आती है। ऑक्सीजन को क्या कहता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, शेयरिंग मेनली इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हुई। इस कार्बन ने भी शेयर किया, ऑक्सीजन ने भी शेयर किया। तो पूछा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो शेयर्ड नहीं है, पेयर में पूछा है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज, स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, ग्लास जार वेयर द पेपर इज हंग, नो। द सेल्यूलोज शीट, नहीं। वाटर ट्रैप्ड इन क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये करेक्ट ऑप्शन आपका जो ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है जो जार में, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफिक में ये जो पेपर लटका होता है इसको क्या करते हैं, इसमें जो वाटर ट्रैप्ड होते हैं मॉलिक्यूल के, वही क्या होता है, मतलब ट्रैप्ड होते हैं, तभी वहाँ से हम सॉल्वेंट का पता कर पाते हैं। एयर इनसाइड द क्लोज, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे विच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं और पूछा इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे होता है N2O होता है, NO होता है, N2O3 होता है, NO2 होता है, N2O5 होता है। ये 5 ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। तो अब ये जो दोनों ऑक्साइड होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और ये जो N2O3 होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बचा ये दोनों ही किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। और इसमें भी जो ये जो N2O5 जो होता है ये कम एसिडिक होता है, NO2 से कम एसिडिक होता है ये, ओके। या ये दोनों एसिडिक होते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो NO2 होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, N2O5 से। एक तो ये तरीका है, अगर आप इस तरीके से आपको नहीं याद है कभी भी और हमें निकालना है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, तो जस्ट अभी हमने आपको जैसा बताया सिंपली क्या करेंगे, ये सारे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा आएगा +4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स NLMS व्हाट रिप्रेजेंट एज इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको अपने वीडियोज़ में कराया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जो कि क्या है, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो बना के देख लेते हैं। NLMS की वैल्यू पहला चेक कर लेते हैं। पहले में N की वैल्यू 3 दी हुई है और L की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो 0 1 2 3, 0 के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए D होता है और 3 के लिए F होता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि क्या है, D। तो 3D तो होता ही है, ठीक है। -2, तो M की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू से रिलेटेड होती है, -L से लेकर के +L तक, यानी कि -2 से लेकर के +2 तक इसकी वैल्यू होगी, ये भी करेक्ट है। और ये है हाफ, S की वैल्यू प्लस और -½ होती है, ठीक है, यानी कि ये हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में है N = 4, L क्या है, 0 है, ठीक है। और L 0 होने का मतलब है S, यानी कि 4S पॉसिबल है। और M की वैल्यू 0 दी हुई है, तो L बराबर 0 के लिए M की वैल्यू 0 ही होती है, करेक्ट है। और S की वैल्यू क्या होती है, +-½ तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ये भी पॉसिबल है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया हुआ N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ, D, यानी कि 3D, हाँ, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे दिया हुआ है M की वैल्यू -3, ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी हमने यहाँ पे बताया L की 2 वैल्यू के लिए M की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक होती है, -3 नहीं होगा, यानी कि जो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा C, ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट दैट वुड रिजल्ट
इन द फॉर्मेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन कौन बनाता है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बफर सोल्यूशन बनाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, CH3COONA एंड CH3COOH। नेक्स्ट है वीक एसिड और वीक बेस ही क्या बनाते हैं? बफर सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है द एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है वो होता है जाइमेज एंजाइम, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपाउंड एक्स इज पोटेंट वेसोडाइलेटर, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नजल कंजेशन एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन। एक्स वुड बी, करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी, हिस्टामिन होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है जो 12th की बुक में है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। वहाँ से भी देख सकते हैं आपकी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हमने बताया था। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेशन फॉलोड बाय रिडक्शन विथ जिंक इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। जिंक का यूज़ किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है? तो आप याद रखेंगे इसका यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, सॉरी, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में नहीं, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में जिंक का यूज़ किया जाता है, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में। इन द गिवन रिएक्शन CH3COCH2COH, ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, ये जो जिंक होता है ना वो CO ग्रुप को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? CH2 में। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन वेव स्टडीड एट A+B gives that C द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे दिया, ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी लगा के देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसमें पूछा है कि रेट लॉ कौन सा होगा। ठीक है, ये रेट लॉ दिया, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लगा के देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये है कैलकुलेटिव है। तो यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C का, और यहाँ ABC का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फाइनल कंसंट्रेशन से ही निकालते हैं रेट। तो सबसे पहला काम हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए क्या होता है? रेट हम एक का निकालते हैं dC/dt का निकाल के देख लेते हैं। ये निकलता कैसे है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई T। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अब इसको हम निकाल के देख लेते हैं। तो ये जो पहला है, पहले के लिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए अगर हम रेट निकालें तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.0033 डिवाइडेड बाई डेल्टा T कितना है? इसका दिया हुआ है 25। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.30 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर मिनट। ठीक है, इसी तरह से जब सेकेंड की निकालेंगे, सेकेंड का रेट निकालेंगे 0.0039 डिवाइडेड बाई 15, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2.6 इंटू 10⁻⁴। और थर्ड का जो निकालेंगे, इसका जो रेट आएगा वो आपका निकल के आएगा 0.0077 डिवाइडेड बाई 7.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब जा कर के आपको ये वैल्यू मिलेगी। और कहीं भी कैलकुलेशन में 1-2 पॉइंट गलत हुआ तो फिर आपका सारा कैलकुलेशन भी गलत। ठीक है, तो ये निकल के आ गया रेट। तो अब हम यहाँ से निकाल के देख लेते हैं कि रेट जो कौन सा रेट लॉ होगा। तो उसके लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कि जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट हो गया के, यानी A पे पावर x, B पे पावर y एंड C पे पावर z। यहाँ से हम निकाल लेंगे। रेट लॉ हमसे पूछा है तो देख लेते हैं निकाल करके। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रेट सबके कॉन्सेंट्रेशन सहित निकालने होंगे। ओके, तो यहाँ से निकाल के देख लेते हैं पहले कंप्लीट R की वैल्यू। तो अगर हम पहले के लिए निकालें R की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा के A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.10 इस पे पावर x। B की वैल्यू है आपकी 0.05 इस पे पावर है y, और C की वैल्यू है 0। ठीक है, आप देख सकते हैं। सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड का के आ जाएगा आपका 0.10 x लिख लेंगे, ये भी 0.10 ही है, y लिख लेंगे। C की वैल्यू क्या है आपकी? 0। थर्ड में लिखेंगे के, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.20 x
और y की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 0.10, इसको हम y लिख लेंगे, c की वैल्यू 0 है, z। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे कैसे, ये मान लिया आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप सेकंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो हमारी x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई एक वैल्यू निकल जाएगी। तो सेकंड आपका है, इसको कर लेते हैं k, तो सब में कट जाएगा तो उसे हम वहाँ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सेकंड है 0.10x, फिर है 0.10y, और ये हो गया आपका 0z डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.10x एंड 0.05y एंड 0। ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे तो फाइनल हमारा आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी आपकी 2 पे पावर y। और ये जो फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू हमने निकाली थी, रेट की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, ये रेट की वैल्यू निकाली हुई है, सेकंड की वैल्यू कितनी आई थी 2.6 इंटू 10 टू द पावर 4, और फर्स्ट के रेट की वैल्यू कितनी आई थी, ये आपकी आई थी 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 पे पावर 1 है, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। अब इसी तरह से इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड करके देख लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है आपका 0.20x एंड y की वैल्यू है 0.10y, और ये z की वैल्यू है c की, और सेकंड में देख लेते हैं 0.10x 0.10y एंड ये z की वैल्यू, ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब ये 10 से 2 बार में कैंसिल। ठीक है, थर्ड का जो रेट है ये, इसको लिख लेते हैं 1.02 10 टू द पावर -3, एंड जो सेकंड है सेकंड की वैल्यू लिख लेते हैं 2.6 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना आया, ये आया है आपका 2 पे पावर, ये 2 पे पावर आपका x आया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, यानी 4 पे पावर 1 और 2 पे पावर x। तो जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 पे पावर 2 और ये हो जाएगा 2 पे पावर x, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू जो आई वो आ गई 2, और यहाँ पे z की वैल्यू सब में क्या है 0 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, यानी कि जो c का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा r इज इक्वल्स टू k a पे पावर x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो 2 लिख लेंगे, y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ b पे पावर 1, c की वैल्यू कितनी है 0, तो उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मिला लेंगे सब में, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक करंट ऑफ 2.00 एम्पियर पासिंग फॉर 5 आवर्स थ्रू अ मोल्टेन टिन सॉल्ट। यहाँ पे टिन की जो है एटॉमिक मास दिया हुआ है, यू जहाँ लिखा है वो क्या है एटॉमिक मास का यूनिट होता है। डिपॉजिटेड 22.2 ग्राम टिन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इन द सॉल्ट इज, टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है 2.00 एंगस्ट्रॉम, और टाइम टी की वैल्यू दी हुई है 5 आवर्स। इसको हम मिनट में सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा, और फिर आपका वैल्यू W दे रखा है 22.2 ग्राम, ये वैल्यूज़ दी हुई है। तो ये भी फार्मूला बेस्ड ही है, आपको फार्मूला आना चाहिए, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है फेराडेज लॉ, वहाँ पे फार्मूला पढ़ा है आपने W=ZIT, Z जो क्या है केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंस होता है, और एक दूसरा फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट, E क्या है इक्विवेलेंट वेट जो है इज इक्वल्स टू फेराडे मल्टीप्लाइड बाई Z। ठीक है, तो इसमें Z की ये वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, Z यहाँ से Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W/IT, तो सिंपली उसको रख लेंगे, तो ये हो जाएगा F इंटू W/IT। अब इसमें ये वैल्यूज़ को रख देंगे, फेराडे की वैल्यू होती है 96500। ठीक है, W की वैल्यू हो जाएगी 22.2 ग्राम डिवाइडेड बाई I की वैल्यू 2, और इसकी वैल्यू है 5 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे
अगर आपका कैलकुलेशन सही निकला जाके तो 59.5 आएगा, और अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं निकला तो आप गोल गोल घूमेंगे, ठीक है, और आपका आंसर भी गलत आएगा, टाइम भी वेस्ट जाएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें यही निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है 118.7 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला 59.5। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तब जाके आपकी वैल्यू आएगी 2। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी ऑफ द H2O एंड ऑक्सीजन इज। तो आप इसको देख सकते हैं चारों ऑप्शंस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, ए इज़ लार्जर बट बी इज़ स्मॉलर फॉर H2O देन फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये दिया हुआ है, इज डबल्ड इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल बट इज क्वाड्रपल इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, दिस कैन नॉट बी। इसमें से कौन सा स्टेप नहीं हो सकता इसके लिए, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन ये नहीं हो सकता, ठीक है। 2 स्टेप हो सकता, मल्टी स्टेप, कॉम्प्लेक्स, बट सिंगल स्टेप रिएक्शन ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम गिवन ऑर्गेनिक एसिड। एसिड क्लोराइड जो होता है COCl की प्रिपरेशन हम किस ऐसा रिएजेंट जिससे नहीं कर सकते? इससे भी हो जाता है, इससे भी और इससे भी। जो आपका D है SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड, इससे हम एसिड क्लोराइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन वुड नॉट प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट इन द गुड यील्ड, ठीक है। इसमें से कुछ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो गुड यील्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया CH3Cl CH3, ये भी सही है। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, इसमें भी एक ही प्रोडक्ट बनता है, CH3Cl CH3C, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, ठीक है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे CH2CH2Cl दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पे जब कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या है रेजोनेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी स्टेबिलाइज कंपाउंड होगा और ये भी अच्छे स्टेबिलिटी में यील्ड में मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, तो यहाँ पे चांस किसके हो जाते हैं? शिफ्टिंग के चांस हो जाते हैं, मिथाइल शिफ्ट के चांस हो जाते हैं। ये प्राइमरी से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही बना है, ठीक है, जबकि इसकी जो यील्ड है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, ये कम यील्ड में मिलता है। ये प्राइमरी कैटायन वाला जो कंपाउंड है हमें वो कम यील्ड में मिलता है, यानी कि ये माइनर यील्ड मिलता है और ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो मेजर मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, इसी का यील्ड हमें कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन दिस इज 100। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अगर हम इसके लिए K लिखें तो K क्या हो जाएगा? हमने पता है कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा NO2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर इसके लिए रेट कांस्टेंट लिखें K तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पे हाफ, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा NO2, ठीक है। ये मान लिया K1 है, ये मान लिया K2 है। इन दोनों में जब हम रिलेशन देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या आता है? पहले तो ये इसका K1 का इन्वर्स है K2, यानी कि K1 इज इक्वल्स टू 1/K2। बट एक चीज़ और कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये इसके इक्वल होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम K2 का स्क्वायर कर दें तो हमें ये सेम एग्जैक्ट K1 के इक्वल मिल जाएगा। ये 2NO2 है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम K2 का यानी कि इस पार्ट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर होगा तो ये 2 और 2 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमें यहाँ पे क्या मिला N2। ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे हो जाएगा स्क्वायर
NO2 पे क्या हो जाएगा, NO2 पे भी हो जाएगा स्क्वायर। हमने इन्वर्स किया है 1/K1 किया है, तो इसको 1/K1 करेंगे, यानी इसको 1/K1 करेंगे तो NO2 जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा और बाकी N2 जो है और ऑक्सीजन जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में जब हमने रिलेशन बनाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला K2 पे स्क्वायर, K1 और K2 का स्क्वायर मिला। K1 की वैल्यू यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमने K1 निकाला, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, और ये किसके इक्वल है, K2 के स्क्वायर के है। तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, K2 = 2 हो जाएगा 1/100 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से K2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/10, तो K2 की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, तो 0.1 आएगी K2 की वैल्यू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्कैंडियम जो होता है उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, इसका सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ओके, ये आज के क्वेश्चंस थे जो हमने सेकंड पार्ट में इस पेपर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।